ओके, सो स्टार्ट करते नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक। अच्छा, टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले आपने नाम पहले कभी सुना है? नैनो टेक्नोलॉजी तो नहीं, बाकी नैनो कार का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है, नैनो कार किस लिए फेमस थी? उसके साइज़ के लिए। ठीक है, उसका साइज़ बहुत स्मॉल रहता है ना, छोटी सी आती नैनो कार, जिसको ऑटो भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है। अच्छा, अब साइज़ की बात हुई है तो उसका साइज़ के ऊपर से ही उसका नाम नैनो रखा गया था। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? सूक्ष्म आकार कणों का विज्ञान। ठीक है, नैनो विज्ञान होता है। क्लियर? जो विज्ञान होता है, मतलब जो साइंस होता है, वो थियोरेटिकली होता है। ठीक है, और विज्ञान का व्यवहारिक रूप क्या होता है? तकनीकी। जब उसको तकनीक मिल जाएगी तो वो क्या होता है? उसके व्यवहारिक पक्ष को प्रदर्शित करने लगता है। क्लियर? ठीक है, तो हम बात करते हैं अब किसकी? नैनो की। क्लियर? तो नैनो क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? नैनोज से। ठीक है, नैनोज का मतलब ग्रीक में होता है बौना। क्लियर? तो नैनो मतलब क्या होता है? बौना, छोटा, है ना। इसका साइज़ कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो है हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हमारे माइंड में ये बैठा हुआ है, पर इमेजिन हुआ कि आपको, मतलब कितना छोटा होगा, है ना। तो वो पिक्चर अपन कैसे समझ सकते हैं कि भाई 1 मीटर का 10 अरबवां भाग होता है 1 नैनोमीटर। ठीक है। अच्छा, मान के चलो एक कंचा है, कंचे सबने देखे, एक कंचा अगर 1 नैनोमीटर का है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्केल में, तो 1 मीटर में अपनी पूरी अर्थ आ जाएगी उसी स्केल में। समझ रहे हो कितना छोटा है? ठीक है, तो ये इतना ही छोटा कण होता है। इसकी परिभाषा क्या हो गई कि यह एक ऐसी तकनीक होती है जो नैनो कणों पर अध्ययन कर उसका विश्लेषण करती है। ठीक है, मतलब ऐच्छिक जो भी हमको रिजल्ट चाहिए उसकी स्टडी करती है। ठीक। अच्छा देखो, इससे इतना क्लियरिटी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम उसको अच्छे से और समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो, पदार्थ सब जानते हैं, पढ़ा हुआ है बचपन में ना। पदार्थ पदार्थ किससे मिलके बना होता है? अणुओं से। ठीक है, और अणु किससे मिलके बने होते हैं? परमाणुओं से। क्लियर? और परमाणु क्या होता है? सबसे छोटा भाग होता है। ठीक है, तो पदार्थ के सबसे छोटे भाग में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जो उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है वो नैनो तकनीक कहलाती है। और उन छोटे कणों को क्या बोलते हैं? नैनो कण बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, इसको अपन थोड़ा एग्जांपल से देखो। H2O किसका फार्मूला है? वाटर का। किससे मिलकर बना है? H2+O। ठीक है, दोनों क्या है? गैस होती हैं। H2O क्या करता है? आग को बुझाने का काम। बाकी ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जलती है। तो समझ रहे हो? तो ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, ठीक है, तो उनके काम ही चेंज हो जाता है, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण आता है। क्लियर? और स्ट्रक्चर चेंज कौन करता है भाई? हमारा नैनो तकनीक करता है। क्लियर है? अच्छा देखो, कोयला और हीरे की बात कर लो। अब कोयला हीरा जो होता है वो दोनों क्या है? कार्बन से बने हुए हैं, है ना। दोनों एक ही पदार्थ से बने हैं, बट दोनों में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इज ड्यू टू स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। उनका जो विन्यास होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उनके विन्यास की बात करें तो जो हीरा होता है वो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है हमको, है ना। जबकि जो कोयला होता है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हीरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें ये ऐसे सीक्वेंस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अच्छा, हम अगर कोयले के सीक्वेंस को, इसमें जो कार्बन की है उसके सीक्वेंस को चेंज करके, यहाँ से कट करके उसको यहाँ लगा दिया जाए हीरे के विन्यास में, तो कोयला क्या बन जाएगा? हीरा बन जाएगा। और ये पॉसिबल कहाँ से है? नैनो टेक्नोलॉजी से, है ना। ठीक है, तो हमने क्या किया है भाई? मेनली उसका स्ट्रक्चर चेंज किया है। तो पदार्थ जो होता है उसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एक भौतिक होती है और एक रासायनिक होती है, और दोनों किस पे डिपेंड करती है? उसके स्ट्रक्चर पे। उसका जैसा स्ट्रक्चर होता है उसी के अनुसार वो प्रॉपर्टीज शो करता है। इतना समझ में आ गया? तो ये चेंजेस कौन करता है? नैनो तकनीकी करती है। ठीक। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई भी खोज होती है, कोई भी आविष्कार होता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है। किसी के तो दिमाग में चीज़ आई होगी कि यार ऐसा क्यों, या फिर अगर ऐसा हो तो क्या। ठीक है, वो संभावना, जो इमेजिनेशन होता है वो आना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इमेजिन किया था वो किसने किया था? एक प्रोफेसर थे, भौतिकी, प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक है वैसे वो,
रिचर्ड फैनमैन 1957 में उन्होंने अपने क्लासरूम में कहा था देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। ठीक है, तो ये उनको आइडिया मिल गया। अब आइडिया मिलने के बाद 1974 में, ठीक है, नैनो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था नोरियो तानीगुची ने। ठीक है, ये जो थे टोक्यो विश्वविद्यालय है उसके प्रोफेसर थे। अब इसी नैनो टेक्नोलॉजी को साइंस के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है अमेरिका के एरिक टेक्सलर को। ठीक है, एरिक टेक्सलर जो है इन्होंने मेन रूप से साइंस में यूज़ किया था नैनो टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इनकी एक बुक भी है, इसका नाम है इंजन ऑफ क्रिएशन द कमिंग नैनो टेक्नोलॉजी। 1986 में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये नाम याद रखना, इसको लिखोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगेगा आंसर। ठीक है, क्योंकि अब नैनो जो है वो साइंस पे कदम रख चुकी है। ठीक है, तो अब साइंस जो है उसकी क्या है, विकास तो होता ही रहता है, आविष्कार को जन्म देते हैं। ठीक है, तो 1980 के दशक में ही STM की खोज हुई। ठीक है, STM का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कैनिंग ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप था वो किसी भी पदार्थ का स्मॉलेस्ट स्कैन कर सकता था। ठीक है, किसी भी एटम का स्मॉलेस्ट स्कैन जो होता है वो इसके थ्रू किया जाने लगा। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, ये खोज के बाद बहुत से एटम्स का स्कैन वगैरह किया गया, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए। तो दो मेन चीज़ जो है, एक था फुलेरिन और दूसरा था CNT, मतलब कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, इनका आविष्कार हुआ। ये दोनों टर्म्स जो है इनके क्वेश्चंस जो वो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर से, है ना। अभी ये जो चल रहा है उसको देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो नैनो टेक्नोलॉजी होती है दो टाइप्स की होती है, एक टॉप टू डाउन होती है, टॉप डाउन बोलते हैं इसको, और एक बॉटम अप होता है। ठीक है, अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, टॉप डाउन मतलब ऊपर से नीचे, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, किसी बड़ी संरचना को नैनो संरचना में चेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले कंप्यूटर में बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह यूज़ होते थे और अब हम एक चिप लगाते हैं उसमें। ठीक है, वो नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, अब बॉटम अप की बात करें तो बॉटम अप में क्या होता है, नैनो संरचना से बड़ी संरचना को बनाया जाता है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं नैनो संरचना जैसे हमारा DNA वगैरह हो गया, है ना, ये सब नैनो चीज़ें होती है। नैनोमीटर में होता है हमारा DNA की जो डिस्टेंस वगैरह है। तो उस DNA के थ्रू अगर हम कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं तो वो बॉटम अप टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक, बाकी अभी देखा जाए तो हम टॉप डाउन पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉटम अप को इतना नहीं कर रहे। ठीक है, अब देखो हम ये दो वर्ड्स पढ़े थे, फुलेरिन और CNT, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन, है ना। पहले आता है फुलेरिन। फुलेरिन जो होता है षटकोण और पंचकोण होता है। ठीक है, षटकोण मतलब 6 कोने होते हैं, पंचकोण मतलब 5 कोने होते हैं। ठीक, और ये जो होता है कार्बन युक्त नैनो पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बन के इसमें 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको C60 भी बोलते हैं। क्लियर, बिग बॉल भी बोला जाता है, ध्यान रखना, है ना। अब ये षटकोण होता है और इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन करने पे भाई हमको ये पता चला कि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ के साथ अगर हम फुलेरिन को एज अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में मिलाएं तो उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है, किसकी, फुलेरिन की। शक्ति बोले तो प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। इसको नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं अपन, है ना। पदार्थ में अशुद्धि मिलाई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ शो करने लगा। कैसी प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले तो उसका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, कार्बन का, और 60 मॉलिक्यूल है ना। और जो 60 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड में जुड़े रहते हैं। कोवलेंट मतलब होता है सहसंयोजी बंधन। ठीक है, और हर एक कार्बन जो होता है उसके पास अपना एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है ना। ये जो पदार्थ है फुलेरिन, इसका मेनली यूज़ होता है काय में, मेडिकल में। इसमें मतलब मेडिकल में ज़्यादा यूज़ होते हैं, है ना। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, तो केमिस्ट्री में पदार्थों के आविष्कार वगैरह इसके लिए भी यूज़ होता है। जैसा कि हमने बोला कि मेडिकल में यूज़ होता है, तो ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि जो जीवाणु रहते हैं उनको मारने में सक्षम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसको मेडिसिन के अंदर रख के, मतलब सूक्ष्म मात्रा में इसको रखा जाता है, शरीर के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम जब शरीर के अंदर भेजते हैं तो एड्स जैसी बीमारियां जो होती हैं उनकी रोकथाम भी कम हो सकती है, क्योंकि ये HIV को मारने की क्षमता भी रखता है।
नाउ कम्स टू CNT। ठीक है, CNT क्या होता है? कार्बन नैनो ट्यूब। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये भी कैसा होता है? षटकोण होता है। ठीक है, जैसा कि बेंजीन होता है षटकोण होता है, और ये भी कार्बन से ही बना हुआ नैनो पदार्थ है। कार्बन का एलोट्रोप बोल सकते हैं, या फिर एलोट्रोप क्या है कार्बन का? ग्रेफाइट। ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है ना, उसका नैनो रूप, वो भी किस फॉर्म में? बेलनाकार फॉर्म में, वो है CNT, कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, इसका आकार कैसा है? बेलनाकार। और ये जो होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो पहला तो है इसकी असाधारण शक्ति, मतलब ये स्टील से 100 गुना ज़्यादा मजबूत होता है और 100 गुना अधिक हल्का होता है। ठीक है, तो ये उसकी असाधारण शक्ति इसके यांत्रिक गुण को प्रदर्शित कर रही है ना। फिर नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसका विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण में मतलब ये जो चांदी और तांबा होता है उसके मुकाबले 1000 गुना अच्छा सुचालक होता है। ठीक है, और इसका जो तापीय गुण होता है, तापीय में मतलब ये विदाउट एयर, मतलब निर्वात में 28,000 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से रह सकता है। ठीक, अब एप्लीकेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम नैनो टेक्नोलॉजी की। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि में जो है हम क्या कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से? जो उर्वरक और कीटनाशक होते हैं, तो मेनली रेजिस्टेंस, किसी उस फसल की रेजिस्टेंस जो है उसको बना सकते हैं और डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें इतनी आवश्यकता या कच्चे माल आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी, सूक्ष्म रूप में हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड आ जाएगा अपना भाई मेडिकल। तो मेडिकल में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, जैसे इसमें बात करें फुलेरिन, फुलेरिन के बारे में हमने पढ़ा था, फुलेरिन का मेडिकल यूज़ क्या होता है ना, फुलेरिन के पूरे आ जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो औषधियों के निर्माण में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अगर औषधि को हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना है, जैसे कि फुलेरिन कर रहा था। ठीक है, और हम नैनो रोबोट्स बना सकते हैं जिसमें जो बीमारियां हैं, ट्यूमर है, कैंसर, एड्स वगैरह, इसका इलाज हो सकता है। ठीक है, एक वर्ड है बायोमेम्स। बायोमेम्स क्या होते हैं? नैनो रोबोट्स होते हैं जो कि दवा को शरीर के अंदर पहुंचा सकते हैं। जैसे इंसुलिन वगैरह पहुंचाना है तो आराम से मस्तिष्क में पहुंचा सकता है। इसके अलावा कैंसर, एड्स वगैरह भी है, इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें तो इसके थ्रू हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो हेलमेट होते हैं बहुत भारी होते हैं, तो हल्के और मजबूत हेलमेट जो कि फुलेरिन का ही है ना, दवाओं का निर्माण कर सकते हैं। उसके अलावा सैनिक के जितने भी सामान वगैरह होते हैं, बहुत भारी भारी गन वगैरह, उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। अब सुरक्षा में जो जैव आतंकवाद होता है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू, और उसको ख़त्म किया जा सकता है। या पर्यावरण के केस में बात करें तो हवा का शुद्धिकरण हम इससे कर सकते हैं। जो पॉइजन एयर होती है उसका भी शुद्धिकरण इससे हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन हाउस की गैसेस है, इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, है ना। इसमें CNT का यूज़ होता है। एनर्जी को कंजर्व करके रख सकते हैं इसके थ्रू हम, तो जिसका यूज़ हम पर्यावरण के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी के सोर्स होते हैं उसकी उपयोगिता में ज़्यादा उपयोग नहीं होगा। ठीक है, अब लास्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके खतरों के बारे में। अच्छा, खतरे क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके, है ना? इसलिए क्योंकि जब भी हम आंसर वगैरह लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? निष्कर्ष जो लिखते हैं उसमें सबसे पहले पॉजिटिव चीज़, उसके बाद उसके नेगेटिव, तो उसका दूसरा पहलू, और फिर लास्ट में पॉजिटिव सेंस में उसको बताते हैं, अगर वो अच्छा है तो, है ना। अब देखो ऐसा है कि ये बहुत सूक्ष्म होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे तो वातावरण में आसानी से घुल जाएंगे, तो जीव जो प्राणी हैं उनके स्वास्थ्य पर भी इनका हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। अब प्राणियों के स्वास्थ्य से पड़ेगा और जो खाद्य श्रृंखला है उसको भी एडवर्सली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, और एक टर्म आती है ग्रीन गो, या फिर इसको ग्रे गो भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये एज अ कैटलिस्ट रहता है, नैनो उत्प्रेरक बोलते हैं इसको। ये जितने भी कार्बनिक अवकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको परमाणिक स्तर तक तोड़ देता है, और अगर ये ऐसा करने लग गया ना तो पूरे विश्व का विनाश हो जाएगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये एरिक ने ही बता दी थी अपनी बुक में, एरिक डेक्स्टर ने, है ना। इस पढ़ा था क्रिएशन, द कमिंग एरा ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, जो पढ़ा था हमने, इंजन ऑफ क्रिएशन, है ना। तो वही बुक में इन्होंने ये चीज़ भी बताई थी। फिर अब नेक्स्ट जो है भाई आतंकवाद की बात करते हैं। अब नैनो आतंकवाद आ गया तो सोचो क्या करोगे तुम। ठीक है, वो जैव आतंकवाद से भी बहुत भयंकर होगा नैनो आतंकवाद तो। ठीक
ठीक है। अब आर्थिक मुद्दे की बात करें तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो किसी भी वस्तु को परमाणविक स्तर पर तोड़ दे तो हमारी जो अभी अर्थव्यवस्था है उसका रूप ही चेंज हो जाएगा, मानव की अहमियत कम हो जाएगी, मशीनों का उपयोग ज़्यादा होगा, है ना। और सबसे बड़ी बात कि हम नेचर के रूल को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप प्रकृति के रूल को चेंज करोगे तो प्रकृति आपका विनाश कर देगी, ठीक है। और ऐसा हर युग में हुआ है, अभी जो कोरोना है वो भी इसी का ही रिज़ल्ट है। तो हमें इतने भी सेल्फिश नहीं बनना है, नेचर को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट की बात करें तो हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, ठीक है, उसके पॉजिटिवली यूज़ पढ़ लिए, आवश्यकता क्यों पड़ी वो आएगा। लास्ट हमको ही पता है कि साइंस जो होता है उसके आविष्कारों के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। एक उद्धार कर रहा है तो दूसरा विनाश भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी नैनो टेक्नोलॉजी होती है फिनिश।